सो देखिए, इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक वेव्स चाहिए जो आपको क्लास 11th में सिखाई गई होगी। हालांकि वेव्स आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी किया था, तो थोड़ा सा ना शुरू का आधा घंटा में जरा पुरानी चीजें याद कराऊंगा। इंटरफेरेंस 11th में जो वेव्स था उसी का कंटिन्यूएशन है। आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, अगर आपको 11th का सिलेबस याद हो। आपके पास स्टैंडिंग वेव्स थी, बीट्स पढ़ा था आपने। ये उसके बाद का टॉपिक है। तो इंटरफेरेंस के लिए मैं बेसिक वेव इक्वेशन ले रहा हूं। बेसिक वेव इक्वेशन, तो ये सारा रिवीजन है। फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स रिवाइज करेंगे 11th का। वेव इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो, y इज a साइन kx ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। ये वेव इक्वेशन थी। वेव्स में दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। एक वेव की पोजीशन होती है और एक मीडियम का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता था। ये एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये यहां जो ओमेगा हम यूज कर रहे हैं, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो k यहां यूज कर रहे हैं, दैट k इज वेव नंबर। जो फाई नॉट हम यहां यूज कर रहे हैं, दैट फाई नॉट इज फेज कांस्टेंट। तो ये आपकी वेव इक्वेशन थी, y इज a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये जनरल वेव इक्वेशन है। जब आप इसी को लाइट वेव के लिए लिखते हैं, लाइट वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिखोगे तो आप इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, E इज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये जो E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। जब हम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो इसका मतलब वो मैकेनिक्स वाला हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई भी क्वांटिटी जो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ई नॉट जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो एम्पलीट्यूड एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को आप एम्पलीट्यूड कहोगे, बाकी सारी टर्म सेम। तो जरा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। हमेशा ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं है वेव्स में। वेव्स में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो जाए, उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो यहां लाइट वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमने ये काम किया था। E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसे आप कह सकते हैं दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई बताइए, क्लियर है यहां तक? ये सब कुछ 11th का, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हाँ निशांत, पीरियोडिकली मींस एक फिक्स टाइम के बाद जो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अर्थ का रोटेशन है 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है, ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगी। अगर आप ग्राफ देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम ग्राफ,
तो ये टाइम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाकर अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर ये 0 हो गया, ये टाइम पीरियड t है, ये टाइम पीरियड 2t हो जाएगा। हर t टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम। यहां जो x आता है ना, ये पोजीशन ऑफ वेव है कि वेव है किस जगह। ओरिजिन पर है तो x 0 होगा। तो ये वेव इक्वेशन है, आपको इसे देखकर समझ में आना चाहिए कि ओके वेव कौन सी दी हुई है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एम्पलीट्यूड है, इतना लिखिए। इतना आप लिख लें तो बताइएगा मुझे। तो आज की क्लास का काफी टाइम 11th के रिवीजन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिवीजन में जाएगा, ताकि इंटरफेरेंस आपको बहुत ढंग से समझ में आए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फेस एंड फेज डिफरेंस। पहले तो फेज समझिए। मान लीजिए मैं आपको वेव इक्वेशन ऐसे दे रहा हूं, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये जो टर्म है ना, ये पूरा साइन का आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट को आप फेस कहते हैं। दिस इज द फेस ऑफ द वेव। जो आर्ग्यूमेंट है साइन टर्म का, दैट आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली योर फेस। ये फेस है। अब मान लीजिए, अब फेस डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको दो वेव इक्वेशन दे रहा हूं, एक ये y1 दे रहा हूं और एक ये y2 दे रहा हूं। मैं लिखता हूं y2 इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। ये दूसरी वेव का फेस है। फेस डिफरेंस का मतलब है इस दोनों की फेसेस में कितना फर्क आ रहा है। जिशान जरा देखकर बताओ, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की फेस में फर्क कितने का है, क्या डिफरेंस है। वेरी गुड सुजात। सुजात पढ़ने लगा है कितना गुड। अबू रारा, अरमान भी ठीक बता रहा है, आमना के भी ठीक है। जिशान नहीं है क्लास में? जिशान का है, हाँ फाइ का है ना, फाइ का, फाइ नॉट का। तो यहां जो फेस डिफरेंस है, इस चैप्टर में इंटरफेरेंस में फेस डिफरेंस को फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की फेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले की फेस लीजिए, उसमें से आप दूसरे की फेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो देखिए, अब ओमेगा टी से ओमेगा टी चला जाएगा, माइनस के एक्स से माइनस के एक्स चला जाएगा। तो जो फेस डिफरेंस आएगा वो फेस डिफरेंस फाइ नॉट। सो दैट इज फाइ नॉट। ये फेस डिफरेंस है दो फेसेस के बीच। एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको एक वेव इक्वेशन दी हुई है a sin ओमेगा t। x 0 ले लिया तो ये टर्म खत्म हो गई। दूसरी मैंने वेव इक्वेशन, और मान लीजिए प्लस पाई बाय 3। दूसरी वेव है, उसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। मैं आपसे कहता हूं बताइए फेस डिफरेंस क्या हो। दोनों की फेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फेस डिफरेंस के लिए दोनों की बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना। तुम्हें पता है पाई बाय 3 बड़ा होता है पाई बाय 6 से, तो पाई बाय 3 से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हो रहा है तुम सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ कर रहे हो। पाई बाय 3 माइनस, हाँ शीबा का सही है, पाई बाय 6। ये कैंसिल होगा तो फेस डिफरेंस पाई आ जाएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। सब गड़बड़ मारता है। पाई बाय 6 होगा यार, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन में भी गड़बड़े मारोगे तुम। वो देखो सिद्धार्थ तो अलग ही कहानी चलती है इसकी, पाई बाय 2 आ जाएगा। शायद तो दोबारा से ना नर्सरी से लेकर 12th तक की पूरी करवानी पड़ेगी।
एक काम करो 12th पास कर लो, फिर दोबारा से तुम्हारा एडमिशन कराते हैं फर्स्ट क्लास में। सब्ट्रैक्शन भी गड़बड़ कर। चलो जी, पाई बाय 6 आ गया। ये फेज डिफरेंस है, दोनों की फेजेस में जो डिफरेंस है दैट इज पाई बाय 6। भाई बताइए यहां तक आया समझ में? मैं बार बार फेज डिफरेंस का नाम लूंगा तो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि फेज डिफरेंस है क्या चीज। अरे भाई बता दो हुआ कि नहीं हुआ। आ गया, चलिए लिखिए। इसके बाद देखते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। निशान ये था ना, पाई बाय 3 ये था, पाई बाय 6 ये था। पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 करोगे 2 क्यों होगा? देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है ना ये निशान। अच्छा अच्छा, फेज डिफरेंस आया। अब एक चीज और सीखो जरा सा ना, फेज डिफरेंस के बाद ये सीखो कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस के बाद सीखिए कि यहां पर पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए दो वेव्स आ रही हैं, एक आ रही है सोर्स S1 से और एक वेव आ रही है सोर्स S2 से। दोनों ही वेव्स किसी एक जगह पहुंचती हैं। मान लीजिए दोनों वेव्स P पॉइंट पर पहुंचती हैं। S2 से भी वेव्स पहुंची। तो जो S1 से वेव गई उसने कुछ कुछ पाथ कवर किया, दैट इज S1P। S2 से जो वेव गई उसने पाथ कवर किया, दैट इज S2P। सो यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा, यहां जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट इज S2P माइनस S1। इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। एक वेव S1 से P पहुंची, एक वेव S2 से P पहुंची, दोनों के पाथ में कुछ फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस है दोनों के पाथ में, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली S2P माइनस S1P। इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। यूजुअली मैं इसे x से रिप्रेजेंट करूंगा, सो योर x इज S2P माइनस S1P, दैट इज द पाथ डिफरेंस। अब आपके पास अगर एक बार पार्ट डिफरेंस आ गया तो आप एक काम कीजिए, पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस से रिलेट करना है। अब ये मैं डिराइव नहीं करूंगा रिलेशन, फाइव जरा देख कर बताना कौन सा ज्यादा है, S1P और S2 से देख के बताओ जरा, कुछ लग रहा है कौन सा ज्यादा टर्म। तो ज्यादा वाले में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ज्यादा डिस्टेंस में से कम डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करना है। तो उसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भाई ये एक वेव दी हुई है,
ये इतना वेवलेंथ है लैम्डा, यहां फेज 0 है, यहां फेज 2 पाई। तो जो फेज 2 पाई है उसके कोरोस्पॉन्डिंग पाथ कितना है लैम्डा, यहां से हम कनेक्ट करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। हालांकि ये आ रहा है यूनिटरी मेथड से, बट फिर भी वो जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से ड्राइव होकर आया। यूनिटरी से आया, 2 पाई के कोरोस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा, यूनिट के कोरोस्पॉन्डिंग 2 पाई लैम्डा बाय 2 पाई हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको जब टाइम की टर्म्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। तो आप लिख सकते हैं टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ऐसे आप इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पार्ट डिफरेंस को x से लिखते हैं, दिस इज लैम्डा। फेज डिफरेंस को फाई से लिखते हैं, इट्स 2 पाई। टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई जीशान, वो जो फाई है ना वो ये है, फेज डिफरेंस फाई है, और ये 2 पाई, ये 2 पाई। शुजा टाइम डिफरेंस है ये, देखो S1 से P तक वेव जाएगी, मान लीजिए इसे लगा 3 सेकेंड, इसे मैंने T1 का। S2 से P तक वेव गई, मान लीजिए इसे 4 सेकेंड लगे, इसे मैंने T2 का। तो जो टाइम डिफरेंस है ना, दैट इज बेसिकली 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड विच इज 1 सेकेंड। ये है शुजा, टाइम डिफरेंस है 1 सेकेंड। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करना। हाँ, आमना मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चे, 2 बार है। नहीं आमना, एक ही बार तो है, पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा, फेज डिफरेंस बाय 2 पाई, टाइम डिफरेंस बाय टी। एक्स तो पार्ट डिफरेंस है, 5 फेज डिफरेंस है। हम अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, यहाँ 2 बार आ गया, पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। फाका इक्वल हम डिराइव करें, देखिए यहाँ देखिए इस डायग्राम में, ये जहां एक वेव कंप्लीट हुई, यहाँ पाथ कितना है लैम्डा, फेज कितना है 2 पाई। तो आप लिख सकते हैं ना, लैम्डा के कोरोस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई, यूनिट के कोरोस्पॉन्डिंग इज 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मैं कुछ फाई लूंगा तो पार्ट डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फाई। सॉरी, फेज डिफरेंस आएगा x। तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए फाई को नीचे डिराइव करा जा सकता है यूनिटरी मेथड से, 5 बाय 2 पाई इज x बाय लैम्डा। लैम्डा के कोरोस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस इज 2 पाई, यूनिट के कोरोस्पॉन्डिंग इट्स 2 पाई बाय लैम्डा। तो x के कोरोस्पॉन्डिंग 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। x को इधर ले आओ, x 2 पाई को उधर ले आओ, 5 बाय 2 पाई x बाय लैम्डा, तो डिराइव करें। भाई लिख लिया ना आप सब लोगों ने ये? चलिए इसे मुझे करके दिखाइए। एक वेव है, इसकी इक्वेशन है y इज a sin ओमेगा t। दूसरी वेव है, इसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। कैलकुलेट करिए, पहले कैलकुलेट कीजिए फेज डिफरेंस,
उसके बाद कैलकुलेट करिए पाथ डिफरेंस। चलिए लिखिए। ठीक है हबीब, पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कीजिए कितना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है शाहीन, गुड। ठीक है, पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट कीजिए, फेज डिफरेंस तक तो ठीक था। हाँ भी देखिए, दोनों को देखकर ये तो सीधा सीधा है, फर्स्ट पार्ट में तो कोई इश्यू नहीं है, सभी का आ गया ऑलमोस्ट कि फेज डिफरेंस π/4, दोनों के फेज में π/4 का डिफरेंस। आपको पार्ट डिफरेंस चाहिए, अभी रिलेशन लिखा था x/λ इज 5/2π, तो आप यहां से लिखते हैं x हो जाएगा 5/2π मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, 5 π/4 है, तो ये आ गया π/4 इंटू 2π इंटू लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, x आ गया लैम्डा बाय 2। नहीं जीशान, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि y1 के फेस में से आप y2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी ग्रेटर है उससे स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो λ/8 आ गया। बताइए ये क्लियर है सबका? ये काम आपको कई बार करना होगा, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अभी अब क्वेश्चंस तो और नहीं करते, अब समझो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां से हम धीरे धीरे इंटरफेरेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। इंटरफेरेंस इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए सुपरपोजिशन का मतलब है अगर एक मीडियम से कई वेव्स पास हो रही हैं तो वो वेव्स कंबाइन होकर एक सिंगल वेव बनाएंगी, और उनको कैसे कंबाइन कर कर एक सिंगल वेव बनाएंगे, जो प्रिंसिपल इस चीज के साथ डील करता है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं आपको साउंड वेव का एग्जांपल दूं, आप एक स्पीकर लो, उससे कुछ साउंड वेव्स आ रही होंगी, एक स्पीकर और लेकर आओ, उससे भी साउंड वेव्स आएंगी, ये दोनों साउंड वेव्स कंबाइन करने के बाद एक सिंगल वेव बना लेंगे, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करके। मैथमेटिकली उस सिंगल वेव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैथमेटिकली एक सिंगल वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। अगर दो वेव कंबाइन कर देंगी तो आप कैसे रखोगे रिजल्टेंट वेव,
वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है when a number of waves are passing through medium, displacement of resultant wave is vector sum of displacement individual wave। अगर एक मीडियम से कई वेव्स पास कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर कर आता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो y1, y2, yn n वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर कर आता है। अब एक्चुअल में सुपरपोजिशन कैसा होता है उसके लिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, इससे थोड़ा सा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली सुपरपोजिशन है क्या चीज। तो देखिए ये दो वेव्स हैं, वेव 1, वेव 2, ये दो वेव्स मीडियम में ट्रैवल कर रही है। यहां तो उसने अलग अलग करके दिखाया हुआ है, एक ही साथ ये ट्रैवल कर रही है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव यहां से जा रही है, और ये इनका रिजल्टेंट है। तो देखो अभी तो दोनों वेव्स अलग अलग दिख रही हैं, यहाँ पे दोनों वेव्स अलग अलग। अब जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ेंगी, लाइक रेड वाली जैसे जैसे लेफ्ट में जाएगी, ब्लू वाली जैसे जैसे राइट में जाएगी, तो एक टाइम आएगा जब आपको ये वेव सुपर इम्पोज करती हुई दिखे। तो देखिए ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों ने कंबाइन कर कर एक सिंगल वेव बना। इस सिंगल वेव को कहते हैं रिजल्टेंट वेव। हम ये रिजल्टेंट वेव कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिजल्टेंट वेव है, इन दोनों को ऐड करके। अब आप देखो एक चीज और देखो जरा इंटरेस्टिंग, इसको जरा मैं स्लो करूं, रुको एक मिनट। ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, ये अरे कुछ ज्यादा स्लो हो गया। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी, दोनों चीजें दिखेंगी आपको यहाँ। तो देखो अभी इस रिजल्टेंट वेव का पूरा जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों से ज्यादा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। और अभी आपको दिखेगा इसका एम्पलीट्यूड कम भी होगा। देखो जरा, इन दोनों वेव्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप दो वेव्स को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ भी जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मैथमेटिकली तो दिख रहा है आपको, फिजिकली मतलब ये कि अगर साउंड वेव है और मैं आपसे कहता हूं एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया साउंड। लाइट वेव है, मैं आपसे कह रहा हूं एम्पलीट्यूड बढ़ गया, दैट मींस ब्राइटनेस बढ़ गई। 100 वॉट के बल्ब में और 1000 वॉट के बल्ब में कई फर्क होते हैं, एक एम्पलीट्यूड का भी होता है वेव्स। 1000 वॉट से जो बल्ब लाइट आएगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, 100 वॉट से कम होगा। तो सुपरपोज देखो दोनों जगह कर रहा है, ये भी सुपरपोजिशन है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था वो भी सुपरपोजिशन था, और जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ये भी सुपरपोजिशन है। ये भी सुपरपोजिशन है जब ऐड हो गए, एम्पलीट्यूड बढ़ गया रिजल्टेंट वेव का, और ये भी सुपरपोजिशन है जब एम्पलीट्यूड कम हो। भाई सुपरपोजिशन समझ में आया आपको? मैथ्स फिर मैं समझा दूंगा आपको, बस ये दिखना चाहिए आपको कि जिसे मैं सुपर इम्पोज कह रहा हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है वेव्स। ये ऑलमोस्ट हर तरह की वेव्स में होता है, लाइट वेव, साउंड वेव, सब में होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो वेव्स को पार्टिकल से अलग करती है। पार्टिकल सुपर इम्पोज नहीं करते, वेव सुपर इम्पोज करती है। अरमान, जीशान, क्लियर हुआ ये?
चलिए अब इसकी मैथ्स करते हैं। अब दिख तो गया ना आपको कि ऐसे होता है। अब इसकी मैथ्स करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज को और इसकी इक्वेशंस वगैरह कैसे बनती है। सो तो ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। अब मैं वो दो कंडीशंस ले रहा हूं जब वेव्स ऐड होती हैं और या वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जब वेव्स ऐड होती हैं तो हम उस पर्टिकुलर सुपरपोजिशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। जब वेव्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगी तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। कंस्ट्रक्टिव वैसे आपने देख लिया था, मैं एक बार और ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ज्योमेट्रिकली मैं कैसे शो कर सकता हूं। दो वेव्स ड्रॉ करते हैं और उनको सुपर इम्पोज कराते हैं। अच्छा मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पर करूंगा, मतलब ताकि आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ दिखे। ये लिख लीजिए प्लीज, ये हो जाए तो बताइएगा मुझे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव। देखिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो देखिए ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव। इसे कहते हैं क्रस्ट ऑफ वेव, पहली वेव का क्रस्ट, ये दूसरी वेव का क्रस्ट। इसे कहते हैं ट्रफ। ये पहली वेव का ट्रफ है और ये दूसरी वेव का ट्रफ है। अगर दो वेव्स ऐसे कंबाइन हो रही हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर जाता है, इसका एम्पलीट्यूड ए ले लीजिए, इसका थोड़ा सा कम है एम्पलीट्यूड, इसे मैं बी ले लेता हूं, ये सेकंड वेव है। और ये दोनों ऐड हो रही है, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड है ये अब a प्लस बी हो जाएगा। ये सुपर इम्पोज कर गई और आपको ये रिजल्टेंट वेव मिल गई। तो ये जो वेव आई है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेव। और इस सुपरपोजिशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो जो चीज मैंने आपको डायग्राम में बनाकर दिखाई है, इसे आप मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करेंगे? फेज डिफरेंस से। अगर दो वेव्स में फेज डिफरेंस 0 का है या 2 पाई का है या 4 पाई का है या 2n पाई का है, अगर ऐसा फेज डिफरेंस है वेव्स में,
पाई 2 पाई, वही तो सीरीज बनती जा रही है। 4 पाई के बाद 8 पाई आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा, तो मैंने जनरल लिख दिया 2n पाई। तो आप कहोगे सुपरपोजिशन इज कंस्ट्रक्टिव, दिस फाई इज फेज। ये मैं डिराइव कराऊंगा आपको इंटरफेरेंस में, ये चीज कहां से आती है, लेकिन आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि ओके क्रस्ट और ट्रफ कंबाइन कर रहे हैं तो वेव्स ऐड हो जाएंगी। मींस अगर ये एक स्पीकर से लाइट वेव आ रही है, दूसरे स्पीकर से वेव आ रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा साउंड। ये बताइए, ये आया समझ में सबको कंस्ट्रक्टिव? नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होगा यार, ये कहीं और लिखना चाहिए, फिर जगह कम पड़ जाएगी। सो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके लिए जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 2n पाई। ये है फेज डिफरेंस। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या हो सकता है, अब वेव्स वेव्स के साथ ऐड नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये फर्स्ट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड इज ए, इक्वेशन इज वायबल। दूसरी वेव ना ऑपोजिट फेस में, मींस जब पहली देखकर पता चल जाएगा कि ऑपोजिट फेस में, मींस जब पहली का क्रस्ट आ रहा है तो दूसरी का ट्रफ आ रहा है। अब ये दोनों वेव्स ऐड नहीं होंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इट्स ए माइनस बी, ये रिजल्टेंट वेव है। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक स्पीकर ऑन किया, कुछ साउंड आ रहा था, दूसरा स्पीकर ऑन करते ही साउंड कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब सी चीज होगी, ऐसा तो कभी होता नहीं भाई, ऐसा कहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने एक कुछ ऐसी डिवाइस जिससे साउंड बढ़ने की जगह कम हो जाए, और अगर ए और बी गलती से इक्वल हो जाते तो कैंसिल कर देता, बिल्कुल जीरो आ जाता। ऑब्जर्व किया है कहीं पर ये चीज? अगर ए और बी जीरो हो जाए तब तो बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, मींस साइलेंस। एक स्पीकर ऑन किया तो कुछ साउंड आ रहा था, दूसरा ऑन करते ही साउंड ही खत्म हो गया। नहीं किया कहीं? भाई आपने सुना है ईयरफोन्स आते हैं जो बैकग्राउंड साउंड को जीरो कर देते हैं, नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस। हेडफोन्स होते हैं जो नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस होती हैं उनके, तो वो हेडफोन बेसिकली करता है क्या है, आप हेडफोन ना लगाओ, बाहर से कुछ साउंड आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बाहर शोर है, रोड का, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, आवाजें आ रही हैं आपके कान में सारी। जैसे ही आपने हेडफोन लगाया, वो हेडफोन क्या करता है, अगर ये वाला साउंड बाहर से आ रहा था
तो हेडफोन ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर देता है ताकि साउंड को कैंसिल कर दे और साइलेंस हो। सो वो जो हेडफोन है, जो नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस है, वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पर काम कर रही है, साउंड को कैंसिल कर। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस होगा पाएगा, वो फेज डिफरेंस होगा 3 पाएगा, या आप लिख सकते हैं वो फेज, चलिए बाद में देखेंगे, वैसे तो ये 2n - 1 पाएगा, ये फेज डिफरेंस होगा। ये कहां से आया ये मैं डिराइव करूंगा, ये कहां से आया ये मैं डिराइव करूंगा। तो ये वो रिवीजन था क्लास 11th का, ये चीजें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी, जिसके बिना समझाना बड़ा मुश्किल है। बताइए, ये समझ में आया सारा? वेव इक्वेशन, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। चलिए इतना लिख लीजिए। फिर आते हैं पर्टिकुलरली कि हम इंटरफेरेंस कैसे करेंगे। इंटरफेरेंस होता क्या? भाई इतना लिख लीजिए, फिर इंटरफेरेंस देखेंगे कि एग्जैक्टली इंटरफेरेंस है क्या चीज। आप डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं निशान? अच्छा, डिफरेंस क्या है? अभी दिखेगा निशान, अभी दिखेगा। सुपरपोजिशन ही है इंटरफेरेंस, बस सुपरपोजिशन में कुछ कंडीशंस लगा देंगे आप, है सुपरपोजिशन ही। अब आपने जो सुपरपोजिशन पढ़ा ये बहुत जनरल है, अब आपको पर्टिकुलरली लाइट में सुपरपोजिशन पढ़ना है, और लाइट में भी एक पर्टिकुलर टाइप का सुपरपोजिशन पढ़ना है जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस समझने से पहले आपको समझना है कोहेरेंट सोर्सेस क्या होती है। सो अगर मैं दो लाइट सोर्स ले लूं, दो बल्ब ले लूं, इन बल्ब से लाइट वेव्स आ रही हो ऑफ सेम वेवलेंथ, दोनों बल्ब से सेम वेवलेंथ की लाइट आ रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, लेकिन दोनों लाइट्स में फेज डिफरेंस अलग है। वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस अलग है, ऐसी सोर्सेस को आप कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। सोर्सेस emitting light waves of same wavelength, same frequency, and constant phase difference ऐसी सोर्सेस को आप कोहेरेंट कहोगे जिनसे लाइट आ रही है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस की, इन्हें आप कोहेरेंट कहते हैं। सबसे मुश्किल काम है कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करना। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर फेज डिफरेंस अगर दो अलग सोर्सेस ले ली तो फेज डिफरेंस चेंज कर जाएगा। कैसे ऑब्टेन करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस को? Coherent sources can be obtained by division of wavefront or by reflection.
अब ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का क्या मतलब है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं इंटरफेरेंस स्टार्ट करूंगा आपको ये दिख जाएगा। फिलहाल तो बस आप ये समझिए, कोरेंट का मतलब है दो ऐसी सोर्सेस जहां से लाइट सेम वेवलेंथ की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उसे आप कहते हैं कोरेंट। अब एक चीज और आती है, अगर मैं दो अलग अलग बल्ब ले लूं, मैं एक बल्ब लेकर आया और एक बल्ब और लेकर आया, दो अलग अलग बल्ब कभी भी कोरेंट नहीं हो सकते। दो अलग अलग बल्ब से जो लाइट आएंगी, उन लाइट रेस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, हमेशा फेज डिफरेंस चेंज करेगा। तो याद रखिएगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, two independent sources can't be coherent. रीजन है फेज डिफरेंस सेम नहीं रहता, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे पूरा सिखाना पड़ेगा कि लाइट आती कैसे। मैं बहुत डिटेल तो नहीं दूंगा, ये आपसे नहीं पूछा जाता, कहीं वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या कोहेरेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। आप अगर दो बल्ब ले आए ना सेम वॉट के भी, ये भी 100 वॉट का, ये भी 100 वॉट का, ऐसा हो सकता है कि दोनों से वेवलेंथ सेम, ऐसा हो सकता है दोनों से लाइट आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन फेज डिफरेंस चेंज करेगा। मान लो कोई एक पॉइंट है, पहले फेज डिफरेंस 0 था, फिर π/2 हो गया, फिर पाई हो गया, फिर 3π/2 हो गया, कॉन्टिन्यूअसली फेज डिफरेंस चेंज करता चला जाए, कॉन्टिन्यूअसली फेज डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऐसी जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को आप कहते हैं दीज सोर्सेज आर कोहेरेंट, दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज। और इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, और जो सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगी उन्हें नॉन कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो नाम ही बता रहा है। तो वो सोर्सेस जो कोहेरेंट नहीं है, उन सोर्सेस को आप कहोगे दे आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। सो कोहेरेंट सोर्सेस सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मींस किसी एक पॉइंट पर π/2 का फेज डिफरेंस है तो हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस है। नॉन कोहेरेंट में ये चीजें चेंज कर दें। इतना लिखिए, फिर आते हैं इंटरफेरेंस। अगर आप रूम में दो बल्ब ले लेना, बिल्कुल एक से बल्ब, एक 100 वॉट का, दूसरा भी 100 वॉट का, इससे भी रेड कलर की लाइट आ रही है, इससे भी रेड कलर की लाइट आ रही है, दोनों बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, दोनों नॉन कोहेरेंट हो। अच्छा निशान देखो, दो सोर्सेज है, मान लीजिए दो बल्ब है, एक बल्ब दिया है बल्ब 1, ये दिया है बल्ब 2। दोनों बल्ब से लाइट्स आ रही हैं और किसी एक पॉइंट पर पहुंच रही हैं, दोनों बल्ब 1 से भी और 2 से। अगर इन दोनों बल्ब से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ सेम है, मान लीजिए यहां से भी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, यहां से भी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, यहां से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, यहां से भी जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, और ये दोनों ही वेव्स किसी एक पॉइंट पर पहुंचनी है।
वेव्स पहुंच रही, और मैं आपसे कहता हूं जब यहाँ वेव्स पहुंचती हैं तो फेज डिफरेंस है π/2 का। तो यहाँ कितनी वेव्स पहुंचेंगी? इनफाइनाइट। मतलब बल्ब से तो वेव्स निकलती चली जाएंगी, यहां से भी वेव्स निकलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट वेव्स पहुंचेंगी। अगर ये जो इनफाइनाइट वेव्स यहाँ पहुंच रही हैं उनमें फेज डिफरेंस हमेशा π/2 का रहता है, चेंज नहीं करता, हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस। या कोई और नंबर ले लो, मान लो पाई का फेज डिफरेंस है, हमेशा पाई का फेज डिफरेंस रहता है। तो आप कहेंगे ये दोनों सोर्सेस कोरेंट है, दोनों बल्ब कोरेंट है। सोर्सेस का मतलब है वो जिससे लाइट आ रही है। यहाँ दो बल्ब है जहां से लाइट आ रही है, दोनों बल्ब कोरेंट। हाँ जिशान, ये आया समझ में? आप कोरेंट का मतलब सोर्सेस को कह रहा हूं, बल्ब है अगर तो दो बल्ब कोरेंट। अब देखिए एक चीज और देखिए, लेकिन अगर मैं दो इंडिपेंडेंट बल्ब ले लूं, दो अलग अलग बल्ब ले आऊं, कैसे भी मैं सेम ले लूं, वेवलेंथ सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन फेज डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। कभी π/2 था, कभी 0 हो गया, कभी पाई हो गया, कभी 5 पाई हो गया। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोरेंट नहीं हो सकती। अब सवाल ये आता है कि दो कोरेंट सोर्सेस बनाएंगे कैसे? तो मैं कह रहा हूं दो अलग अलग बल्ब कभी कोरेंट हो ही नहीं सकते। तो हम कोरेंट सोर्सेस कैसे बनाएंगे वो आगे देखते हैं। जैसे इंटरफेरेंस में स्टार्ट करूंगा, हम डिस्कस करेंगे कि कोरेंट सोर्सेस हम एक्चुअल में बनाते कैसे। अब बताइए जीशान, अब भी नहीं समझ में आया? दोबारा पूछ लो, क्योंकि आगे सारा खेल कोरेंट सोर्सेस का ही है। क्लियर जीशान? चलो, इंटरफेरेंस देखिए, इंटरफेरेंस क्या है? द phenomena of redistribution of light energy on account of superposition of light waves from two coherent sources. सो देखिए, इंटरफेरेंस लाइट का सुपरपोजिशन है। बस कंडीशन ये है कि जो दो सोर्सेस हो ना, वो दोनों सोर्सेस आपकी कोरेंट होनी चाहिए जहां से लाइट आ रही है। अगर कोरेंट सोर्सेस से लाइट आती है और सुपर इम्पोज कर जाती है, उसे आप कहेंगे इंटरफेरेंस। नॉन कोरेंट सोर्सेस से लाइट आ रही है और सुपर इम्पोज कर रही है, तो उसे आप इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे। कोरेंट सोर्सेस होना जरूरी है, दैट्स इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेरेंस के लिए जो फर्स्ट, अच्छा इतना लिखिए फिर करेंगे, इतना लिख लीजिए। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ इंटरफेरेंस के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस एग्जैक्टली है क्या चीज। एक मिनट रुक जाओ, हाँ? मैं जरा सा,
एक सेकेंड यार, वीडियो ढूंढने दो मुझे एक। हाँ भाई, ये विजिबल है। देखो इंटरफेरेंस है क्या, और जो एक्सपेरिमेंट हमें करना है वो एक्सपेरिमेंट क्या है। पहले तो ये देखिए, वेव और पार्टिकल्स में ना ये डिफरेंस दिखा रहा है। देखिए पार्टिकल्स में और वेव्स में पहला डिफरेंस ये होता है कि पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होते हैं। आप बता सकते हो पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ये एक पार्टिकल है इस जगह, आप बता सकते हैं अच्छा ये पार्टिकल लेफ्ट में रखा है, ये पार्टिकल राइट में रखा हुआ है। यूजुअली पार्टिकल्स में मोमेंटम होता है जो कंजर्व्ड रहता है। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो ये पार्टिकल्स है जो लोकलाइज्ड है। इसके बाद वेव्स देखिए, पार्टिकल्स लोकलाइज्ड है, आप बता सकते हैं पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है। लाइक अगर आप जिस रूम में भी बैठे होंगे आप बता सकते हो कि रूम में पेन कहाँ रखा हुआ है, आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप किस जगह रखा हुआ है, पार्टिकल लोकलाइज्ड है। लेकिन जब आप वेव लोगे ना, वेव लोकलाइज नहीं है, वेव इज डीलोकलाइज्ड। आप नहीं बता सकते कि रूम में साउंड वेव कहाँ होगी। आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप के पास, चूंकि मैं बोल रहा हूँ साउंड वहां से निकल रहा है, तो लैपटॉप या मोबाइल फोन के पास इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे साउंड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। बट एग्जैक्टली साउंड है कहां पर वो आप नहीं बता सकते। वेव्स लोकलाइज डीलोकलाइज होती। लेकिन पार्टिकल्स में सुपरपोजिशन नहीं होता यार, दो पार्टिकल्स है कोलाइड हुए, मोमेंटम कंजर्व रहा, फिर दूर चले गए। लेकिन वेव्स जब आप देखेंगे तो वेव सुपर इम्पोज हो जाएगी। देखिए वेव्स में सुपर इम्पोजिशन कैसा होगा। ये वाटर सरफेस थी, मैंने एक वाटर ड्रॉप डाली, एक स्टोन डाला, ये सोर्स है जो वेव जनरेट कर रहा है, वेव जनरेट हुई और ये वेव आगे ट्रैवल कर रही है। एक स्टोन आपने डाला, वेव जनरेट हुई, ये वेव आगे तक ट्रैवल कर रही है। इससे ज्यादा ही स्लो हो गया। ये एक वेव जनरेट होनी शुरू हुई। लेकिन अगर आप दो सोर्सेस ले लो तो देखो दोनों सोर्सेस की वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगी। यहाँ देखो ये एक सोर्स होगी, इसने एक वेव जनरेट करी अपनी, दूसरी सोर्स है इसने अपनी वेव जनरेट करी, और ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करना शुरू कर देती, एक दूसरे पर कंबाइन हो रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये वेव का सुपरपोजिशन है। जैसे यहाँ देखो दो सोर्सेस है, इन दोनों सोर्सेस से वेव्स आ रही, इसकी भी वेव्स होंगी, इसकी भी वेव्स होंगी। ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर गई, कंबाइन करने वाली, कंबाइन करने के बाद इन्होंने एक सिंगल वेव बनाई। दैट इज बेसिकली सुपरपोजिशन।
भाई सुपर पोजिशन समझ में आया आप इसे देखकर? फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। जो एक्सपेरिमेंट हमें स्टडी करना है पूरा इंटरफेरेंस, जितनी भी डेरिवेशंस आपको करनी है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशंस है। तो यंग्स ने क्या किया, उसने दो लाइट सोर्सेस ली जो कोहेरेंट थी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कोहेरेंट सोर्सेस, दो अलग अलग बल्ब ले लूं कभी कोहेरेंट नहीं होंगे। कोहेरेंट बनाओगे कैसे, वो यंग्स का देखो कितना सही तरीका था। उसने एक बल्ब लिया, एक सिंगल बल्ब, उसके सामने एक शीट रख दी, ऐसी कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड में दो होल कर दिए। इन दोनों होल में जो लाइट आ रही है वो तो एक सिंगल बल्ब से ही आ रही है ना, दो अलग अलग बल्ब से तो आ नहीं रही। लेकिन आगे के लिए ये दोनों जो होल हैं ये अपने आप में सोर्सेस का काम करेंगे। देखिएगा ये दोनों बल्ब दो सोर्सेस का काम कर, ये दोनों जो स्लिट्स थी, होल जो किए थे इन्हें स्लिट्स कहते हैं, दोनों स्लिट्स दो बल्ब का काम कर रहे हैं। एक स्लिट से लाइट आ रही है, दूसरी स्लिट से लाइट आ रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती जा रही है। ये समझ में आ रहा है दो सोर्सेस कोहेरेंट क्यों है? क्योंकि मेन सोर्स दो अलग अलग नहीं, एक ही सोर्स थी, एक ही बल्ब था जिसके लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये दो आपके लिए कोहेरेंट सोर्सेस हो गई। इन कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट वेव्स आगे आ रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, और सुपर इम्पोज करने के बाद स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। स्क्रीन पर एक पैटर्न मिल जाएगा। तो देखो ये पैटर्न कैसा है, पर्टिकुलर जो पैटर्न आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो वेव्स आएंगी ना इन दो सोर्सेस से आगे जाएंगी, ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर पोजिशन दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है तो आपको एक ब्राइट सा स्पॉट दिखेगा, जैसे ये है ना ब्राइट स्पॉट, ये देखो ये ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। ब्राइट स्पॉट्स मिलने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव्स, यहां से जो वेव्स आ रही है इनमें सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव हो जाए। डिस्ट्रक्टिव होने का क्या मतलब है, वेव्स ऐड नहीं होंगी, वेव्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और वेव्स अगर एक बार सब्ट्रैक्ट हो गई तो आपको ब्राइट नहीं मिलेगा, आपको डार्क मिलना शुरू हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ये डार्क फ्रिंजेस मींस वेव्स वेव्स को कैंसिल कर रही है, कैंसिलेशन हो रहा है वेव। जहां ब्राइट मिलेगा वहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, जहां डार्क मिलेगा वहां इंटेंसिटी कम होगी। सो दैट इज बेसिकली सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस। और इसी को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दो स्लिट्स हैं, एक ये स्लिट और एक ये स्लिट। स्लिट का मतलब समझ में आया ना, होल करें उसने, बस दो होल करें, इनको स्लिट कह रहे हैं। ये जो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स है मैं फ्रिंज कहूंगा। ये जो ब्राइट स्पॉट है इसे मैं कहूंगा ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क सा स्पॉट है इसे मैं कहूंगा डार्क फ्रिंज। बहुत क्लियर है कि ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी कंपेरेटिव कम होगी। ये बताइए एक्सपेरिमेंट समझ में आया? तो फिर मैं इसकी कैलकुलेशंस कराऊंगा आपको। चलिए फिर कैलकुलेशंस पर आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, यंग्स ने एक सोर्स ली, जो बल्ब था ना, जो बल्ब था एनिमेशन में, ये वो सोर्स है, इसे कहते हैं सोर्स स्लिट। इसके आगे उसने कार्डबोर्ड रखा, दो होल कर दिए तो डबल स्लिट बन गया।
यहां से वेव्स आ रही है, बेसिकली वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए वेव फ्रंट. सो दिस इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. जो मैंने यहाँ लिखा था ना, कोरेंट सोर्सेस कैन बी अचीव्ड बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए. अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होता चला जाएगा, और कंबाइन होते होते फाइनली स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रिंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे. कहीं ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कहीं बहुत डार्क स्पॉट मिलेगा. ब्राइट स्पॉट मिलने का मतलब है वेव के साथ वेव ऐड होगा, डार्क स्पॉट मिलने का मतलब है वेव वेव को कैंसिल कर देगी. तो ये दो स्लिट्स हैं आपके पास, दो सोर्सेज हैं, एक S1 है और दूसरा S2. मैं ब्राइट स्पॉट को येलो से शो कर देता हूँ, डार्क स्पॉट को ब्लैक से शो कर देता हूँ. तो यहाँ ना आपको ब्राइट और डार्क स्पॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे ऑर्डर. मैं बहुत बड़े बना रहा हूँ, इतने बड़े स्पॉट्स नहीं होते, कुछ ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे. और इन ब्राइट स्पॉट्स के बीच में डार्क स्पॉट्स होंगे. इनके बीच में कुछ कंपेरेटिव डार्क स्पॉट्स आएंगे. अब डार्क स्पॉट्स बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, मैं ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि कैंसिल हो गया. आपने देखा था कि ब्राइट और डार्क में फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो. तो ये जो ब्राइट स्पॉट आया इसे मैं कहता हूं ब्राइट फ्रिंज. ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. लाइक यहां ऐसा हो रहा है, वेव वेव के साथ ऐड हो रही है, एक वेव दूसरे वेव के साथ ऐड हो रही है. यह है डार्क फ्रिंज. वेव वेव को सब्ट्रैक्ट कर रही है. ये डार्क फ्रिंज. सो दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब इसमें हम कुछ टर्म्स लेंगे. जैसे ये है, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं डबल स्लिट. ये आपकी स्क्रीन है. डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन है वो कैपिटल डी है. दोनों डबल स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को हम स्मॉल डी कहते हैं. तो स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन डबल स्लिट्स. सेपरेशन बिटवीन डबल स्लिट. और कैपिटल डी है सेपरेशन बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन. चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे. ये फ्रिंजेस हैं जिशान, जिसको मैं दिखा रहा था ना, ब्राइट और डार्क स्पॉट्स होंगे एक्सपेरिमेंट में, वो स्पॉट्स मैंने ड्रॉ करे. इतना लिखिए, हो जाए तो बताइएगा मुझे, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करें.
चलिए आज इसको यहीं छोड़ दें, ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे इंटरफेरेंस की कैलकुलेशंस, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे।